तो अब बच्चों हम लोग क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम कोलाइड को डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के नेचर के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक आसान सी आपकी ये टेबल आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको आप देखें तो जो टेबल है उसमें अगर आपका डिस्पर्स फेस लिक्विड है और आपका डिस्पर्स्ड मीडियम आपका गैस है, तो उस प्रकार के कोलाइड को हम लिक्विड एरोसोल कहते हैं। और जिसके एग्जाम्पल हैं आपके फॉग और आपका लिक्विड स्प्रे। जैसे मैंने बताया कि जो वायु है, जो हवा है, हवा इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस, तो वायु गैस है। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर के रूप में जो पृथ्वी पर इवेपोरेशन के दौरान प्राप्त होती है या बनती है, वो जब वायु में मिल जाती है तो वायु में मिलने के बाद ये फॉग का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो है आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स लिक्विड, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो है आपकी हवा अर्थात आपकी वायु। तो इस प्रकार से जो कि एक गैस फॉर्म में है, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम लिक्विड एरोसोल कहेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके फॉग, कोहरा और आपका लिक्विड स्प्रे। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। अगर हम बात करें सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और आपका गैस आपका डिस्पर्स्ड मीडियम है, तो इसको हम कहेंगे सॉलिड एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपका स्मॉग और ये आपकी डस्ट। क्योंकि अगर हम इसके भी एग्जाम्पल लें तो अगर ये सपोज कीजिए कि ये आपकी हवा है और हवा में जब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जलता है, तो जलने के बाद में उसके पार्टिकल, जो राख के पार्टिकल और कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वो यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम के माध्यम से यहाँ पर वायु में मिल जाते हैं। और वायु में मिल जाने के बाद ये एक प्रकार से जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका जैसे डस्ट होता है, तो डस्ट में जैसे ये सपोज कीजिए कि ये वायु है, ये मैं एक वेव से दिखा रहा हूँ, तो ये वायु है। तो वायु में जब डस्ट के कह सकते हैं हम जो पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये एक प्रकार से धूल का काम करते हैं। जो वायु के साथ जो उड़ती है, जो आंधी होती है, उसके साथ जो धूल के पार्टिकल जो आते हैं, उसको हम सॉलिड एरोसोल की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्पर्स फेस अगर गैस है, डिस्पर्स फेस अगर हमारा गैस है, तो गैस और लिक्विड ये दोनों आपस में मिलने के बाद जिस प्रकार के कोलाइड का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्म के एग्जाम्पल हैं सोप, लेदर, जाग। सोप लेदर है आपका। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म है। अगर हम लोगों के पास डिस्पर्स फेस में लिक्विड है और ये लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग कहते हैं इमल्सन का एग्जाम्पल आता है मिल्क आता है, वाटर इन ऑयल आता है, ऑयल इन वाटर आता है, क्योंकि ऑयल भी आपका लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। और आपका मिल्क आता है एग्जाम्पल। मेटालिक डिस्पर्सन, टूथपेस्ट, ये सभी आपके इस प्रकार के। अगर हम कहें कि सॉलिड डिस्पर्स फेस है और आपका डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, तो इसको हम कहते हैं सॉल। जैसे मेटालिक डिस्पर्सन, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड होता है जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो कि एक एंटी एसिड के रूप में काम आता है। और मड में हम कह सकते हैं कि जो सॉइल होती है, सॉइल प्लस वाटर इज इक्वल्स टू मड। तो यहाँ पे जो सॉइल होती है या किसी भी प्रकार की जो इम्प्योरिटी होती है वो डिस्पर्स फेस का काम करती है, और यहाँ पर वाटर जो होता है डिस्पर्स मीडियम का काम करता है। अगर इसी क्रम में अगर हमारा डिस्पर्स फेस आपका गैस है और सॉलिड डिस्पर्स मीडियम है फॉर्म आपका, तो उस प्रकार से आपका
इस प्रकार के जो कोलाइड होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म। एक्सपेंडेड पॉलीएस्ट्रीन, लिक्विड, डिस्पर्स फेस, सॉलिड, इस प्रकार को हम कहेंगे जेल। इसमें हम आपका ओपल और पल्स एग्जाम्पल हैं। सॉलिड, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स मीडियम, सॉलिड, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। इसको हम कहते हैं पिगमेंटेड प्लास्टिक और कलर्ड ग्लासेस। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड जो कि आपके डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के नेचर के आधार पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड्स। तो कोलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कोलाइड्स आर द हेट्रोजीनियस इन नेचर। Collide heterogeneous in nature, the particle of collide can be seen only the powerful microscope। और जो कोलाइड यद्यपि आपका हेट्रोजीनियस मिक्स होता है, लेकिन फिर भी हम इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको हम लोग देखने के लिए हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब हम बात करें पार्टिकल साइज़ की, तो द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड लाइज बिटवीन 10⁻⁹ मीटर एंड 10⁻⁷ मीटर। तो अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो 10⁹ टू इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁹, अर्थात इसको हम 1 नैनोमीटर की भी संज्ञा दे सकते हैं, से लेकर 10⁻⁷ मीटर की रेंज में होता है। अगर हम कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सेपरेशन ऑफ द कोलाइड पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन। तो कोलाइड पार्टिकल्स कैन बी इजीली पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर्स, देयरफॉर कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। जो कोलाइड पार्टिकल्स की जो कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर की सहायता से आसानी से नहीं फिल्टर किए जा सकते हैं, इसलिए कोलाइड को हम साधारण ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो कोलाइड आर द स्टेबल अनलेस स्टेबलाइजिंग एडिंग सूटेबल स्टेबलाइजर कोलाइड्स पार्टिकल्स टेंड टू कम टुगेदर एंड सेटल डाउन। ब्राउनियन मूवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना। ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल, जब हम लोग किसी भी कोलाइड पार्टिकल्स को हम लोग देखते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक जिगजैग वे में मोशन करते हैं। इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और ब्राउनियन जो मोशन होता है वो एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोशन को ऑब्जर्व किया था, देखा था। तो इस मोशन को हम जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइड पार्टिकल्स आर नोन एज ब्राउनियन मोशन। इस प्रकार से ये कोलाइड के पार्टिकल हैं, ये कोई एक यूनिफॉर्म इनका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ये जिगजैग वे में मोशन करते हैं। जिगजैग मोशन करने को इस प्रॉपर्टी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब लाइट स्कैटरिंग बाय द कोलाइड पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक है। तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइड केप्ट इन अ डार्क रूम, पाथ ऑफ द लाइट बीम थ्रू द कोलाइड बिकम विजिबल एंड दिस कलर्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइड पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल बाय द टिंडल इफेक्ट। तो जब हम किसी अंधेरे रखे कमरे में अगर हम कोलाइड जो सॉल्यूशन है उसके माध्यम से अगर हम कोई लाइट पास करते हैं तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। वो जो लाइट है वो स्कैटरिंग हो जाती है, वो अपने अपने जो कितने भी कलर होते हैं उनमें डिकम्पोज हो जाती है। तो ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। और इसके विपरीत अगर हम बात करें कोई भी ट्रू सॉल्यूशन की, तो जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है वो कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करता। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। तो ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ओनली कोलाइड पार्टिकल्स या कोलाइड सॉल्यूशन या कोलाइड्स शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो मैनी कोलाइड पार्टिकल हैव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम। बहुत से कोलाइड पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक पार्टिकल में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जानते हैं कि हमारे चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि कोलाइड पार्टिकल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कोलाइड पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड मूवमेंट ऑफ द कोलाइड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अच्छा, ये एक डेफिनेशन है, पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव के कारण जो कोलाइड पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आगे हम बच्चों देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कोलाइड्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या उपयोगिता है कोलाइड्स की। तो कोलाइड का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं अवर फूड। सबसे पहले अपने भोजन में हम लोग कहाँ कहाँ कोलाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनी आइटम्स ऑफ अवर फूड कंटेन कोलाइडल मटेरियल, फॉर एग्जांपल मिल्क, स्टार्च, प्रोटीन, फ्रूट जेली आर द कोलाइड इन नेचर। तो जितने भी हमारे खाद्य सामग्री में अपने रोज़मर्रा के भोजन में प्रयोग होने वाले सब्सटेंस हैं, चाहे मिल्क हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फ्रूट जेलीज हो, ये सब कहीं ना कहीं कोलाइड नेचर के होते हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, और लार्ज नंबर्स ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन आर कोलाइड इन नेचर। बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो कोलाइड फॉर्म में ही बनाई जाती हैं। सम ऑफ देम आर इनफैक्ट इमल्सन, उनमें से कुछ इमल्सन होते हैं। सच कोलाइड्स मेडिसिन आर इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यू। क्योंकि इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं जो कोलाइड फॉर्म में पाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। देयरफॉर आर मोर इफेक्टिव। इस कारण अगर जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ द्वारा अगर इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो आसानी से वो अपना असर भी दिखाएगी। तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलाइडल गोल्ड, कैल्शियम, सिल्वर आर यूज इन द मेडिसिन और एज ऑइंटमेंट्स। Colloids are the important understanding certain nature process, for example raw natural rubber, latex and clay and soil. Colloids are the nature formation of the deltas in the seas. Mouth of the river is due to the precipitation ऑफ द कोलाइड क्ले एंड द रिवर वाटर। तो ये सारी जो घटनाएं, चाहे आपका डेल्टास का बनना हो, चाहे आपका नदियों का मुहाना बनना हो, ये सब कोलाइड पार्टिकल की प्रेसिपिटेशन के कारण होने वाली जो प्रोसेस होती हैं। तो बच्चों, आज जो हमने क्लास में जो अपने टॉपिक कवर किए कोलाइड और सस्पेंशन, तो उससे संबंधित कुछ ये क्वेश्चन है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। और आज की क्लास में अगर नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देखें तो आपको सभी क्वेश्चंस के हल मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले व्हाट आर द सस्पेंशन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द सस्पेंशन, मेंशन द प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। नंबर 3, व्हाट आर द कोलाइड्स, व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द कोलाइड पार्टिकल, how do colloids different from the true cell solution, describe the Tyndall effect and mention important property of the colloids। तो इस प्रकार से आपके टोटल 7 क्वेश्चन हैं और आज के वीडियो में सभी क्वेश्चंस के हल मिल जाएंगे। तो उम्मीद है सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे ये सब बच्चे अपना ये होमवर्क कंप्लीट